Bilal Kiani Saab, Minister for State for Finance and Revenue, or just Finance and Railways? Finance. जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बजट का सेशन जारी है और हम ये आप तकारीर का सिलसिला हमेशा रवायत के मुताबिक कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी जारी है, मगर साथ ही साथ इस साल पहली दफ़ा दोनों ऐवानों की स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर भी बजट डिस्कस हो रहा है जी। फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस मोहम्मद औरंगज़ेब साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जी। फेडरल मिनिस्टर साहब ख़ुद भी हम भी जी वज़ीर आज़म की हिदायत पर दोनों स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर सुबह और दोपहर जा भी रहे हैं। बजट वहाँ पर तफसील में डिस्कस भी हो रहा है और वहाँ पर क्लॉज बाय क्लॉज, मेजर बाय मेजर डिस्कशन हो रही है। तो उधर हम जी सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दोनों स्टैंडिंग कमिटीज़ का कि जिस तरीके से वहाँ पर हमने उस बजट को डिस्कस किया है, जिस तरीके से उन्होंने हमें साथ गाइड किया है और बड़े कंस्ट्रक्टिव माहौल में ये पूरा हफ्ता हम दोनों स्टैंडिंग कमिटीज़ में एक डिस्कशन का हिस्सा रहे हैं। वहाँ पर हम शुक्रगुजार हैं कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मेजर्स बजट के जो थे वो दोनों स्टैंडिंग कमिटीज़ में डिस्कस भी हुए और उनकी तरफ से अब आगे गालिबन आपके सामने चीज़ें आएंगी तो हम मशहूर हैं कि वो प्रूव भी हुए, मगर वो यकीनन आपके सामने रिपोर्ट्स की सूरत में आएगा। और जहाँ पर कुछ चीज़ों पर, कुछ मेजर्स पर उनके साथ एक डिबेट हुई और कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, तो वो भी उस स्टैंडिंग कमेटी के दौरान हमने उसको इनटू कंसिडरेशन भी लिया है, वो इम्प्रूवमेंट भी की है और वो कलेक्टिव विजडम का फ़ायदा उठाते हुए जो सारी रूह है, स्पिरिट है इस सारे पार्लियामेंट्री प्रोसेस का, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो हमने की है। वो इस ऐवान के सामने भी एक रिपोर्ट की सूरत में इवेंचुअली पेश होगी, मगर मैं चाह रहा था जी कि आज इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक हाउस को इन्फॉर्म किया जाए कि ये प्रोसेस जारी है और ये पहली दफ़ा दोनों स्टैंडिंग कमिटीज़ में ये प्रोसेस हो रही है। आप जानते हैं स्पीकर साहब कि पहले ये सिर्फ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बजट डिस्कस होता था, इस साल नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस भी कर रही है और उससे हमारी भी जी रहनुमाई हुई है। साथ ही साथ हम मशकूर हैं जी सारे ऑनरेबल मेंबर्स का ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आयल, जो तकारीर और तजावीज़ उन्होंने दी हैं उसको भी हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब भी, दीगर वज़रा मौजूद रहे हैं, हम वज़ारत ख़ज़ाना और रेवन्यू डिवीज़न के अफसरान भी मौजूद रहे हैं, उसकी मटिकुलस नोट टेकिंग भी की गई है और उसको भी इंशाल्लाह इनटू कंसिडरेशन लिया जाएगा। जनाब स्पीकर, ये बजट के दौरान मुख्तलिफ़ तकारीर भी होती हैं, मुख्तलिफ़ ख़बरें भी चलती हैं और वैसे तो जो बजट की डायरेक्शन थी वो बजट स्पीच में फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस ने सारी पेश की थी, मगर अब हम तकरीबन हाफ वे स्टेज पर हैं जो बजट सेशन है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि हम थोड़ा सा एक दफ़ा फिर आपके सामने एक खुलासा पेश कर दें कि बजट का सारा मकसद क्या है, हम कहाँ पर थे, कहाँ पर खड़े हैं और आगे इस बजट में क्या करने जा रहे हैं। मैं ज़्यादा मेजर्स की तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो तफसील बजट स्पीच की सूरत में फाइनेंस मिनिस्टर साहब पेश भी कर चुके हैं, आपके सामने मौजूद है। मगर मैं ये याद दहानी ज़रूर कराना चाहूँगा कि पिछले साल जब हम यहाँ पर थे और जब हमने बल्कि उससे पहले हुकूमत संभाली तो जनाब स्पीकर उस टाइम पर ये कहा जा रहा था डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी, बल्कि 20-25% की रेंज में थी, उससे पहले 38% तक रही थी और लोगों का ये ख्याल था, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये इस वक्त तो हुकूमत संभालना ये कांटों का ताज है, ये हुकूमत किसी से मुआशी तौर पे संभाली नहीं जाएगी और ये बड़ी मुश्किल होगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चैलेंज कबूल किया और हम मशहूर हैं अपने एलाइज़ के, पीपल्स पार्टी के, MQM के, IPP के, BAP के, कि उनके साथ मिल के मुल्क की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए, बिलखसूस मुआशी चैलेंज को, दहशतगर्दी के चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये हुकूमत बनाई और ये चैलेंज कबूल करते हुए हमने फिर पिछले साल बजट भी पेश किया, IMF के साथ एक नया प्रोग्राम भी एग्री किया और इस मईशत को वो इस्तेहकाम दिया जिसका हमने वादा किया था और जिसके लिए ये पॉलिटिकल अलायंस ने ये हुकूमत बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल आपने देखा कि बजट पेश हुआ,
IMF का प्रोग्राम एग्री हुआ और वही महंगाई जो लोगों का ख्याल था काबू में नहीं आएगी, वो हमने अपनी तवक्कुआत से भी बेहतर काबू में लेकर आए। ये मौजूदा माली साल की महंगाई की शरह की एक्सपेक्टेशन 12% थी। आपने देखा कि महंगाई की माहाना शरह जो है वो 0.4% तक की रिकॉर्ड कमी तक लाई गई और मौजूदा पूरे साल की जो एवरेज महंगाई की शरह है वो 4.7% रही, जो कि 12% की एक्सपेक्टेशन को जिसने बीट किया। और इसी के नतीजे में आपने देखा जनाब स्पीकर कि पॉलिसी रेट 22% से 11% पर आया, जो मईशत का पहिया चलाने की एक बुनियादी डिमांड्स में से एक था, कारोबारी तबके की डिमांड्स में से एक था। और साथ ही साथ आपने देखा कि इसी साल के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए और कुछ लोगों के दावों के बरक्स बहुत लोग कहते थे कि पिछले साल जो बजट पेश किया गया ये अनरियलिस्टिक बजट है, ये आगे मिनी बजट आएगा ही आएगा। ना कोई मिनी बजट आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बुनियादी अहदाफ प्राइमरी बैलेंस के, फिस्कल डेफिसिट के अचीव किए और IMF के प्रोग्राम के भी रिव्यूज़ हमने पास किए और परफॉर्मेंस हमारी टारगेट्स की ऐसी रही कि गुज़िश्ता जो जंग रही जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी, हमारी अफवाज को फ़तह दी, हमारी अवाम को फ़तह दी, उस जंग के दौरान भी, उस जारहियत के दौरान भी जब IMF में बोर्ड अप्रूवल आया तो भारत की सारी कोशिशों के बावजूद हमारी मुआशी कारकर्दगी की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हमें IMF के बोर्ड में भी सुरखरू किया। तो देखिए स्पीकर साहब, बात यह कि जो तवाज़ुन हमने रखना था इस मौजूदा साल में कि मुआशी इस्तेहकाम भी आए, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ें, मईशत में थोड़ी एक्टिविटी भी वापस आए, पॉलिसी रेट भी कम हो और साथ ही साथ हम जो रिलीफ आवाम को प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी दें, वो भी हमने किया। और वो हमने किस तरह किया, मैं सिर्फ 3 मिसालें आपके सामने दूंगा कि सारी मुआशी कदगनों के बावजूद मौजूदा साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 460 अरब रुपए से बढ़ा के 592 अरब रुपए किया गया था। ये पिछले बजट की मैं बात कर रहा हूँ और इस साल वो 592 अरब रुपए खर्च किए गए और ये वो पैसे हैं जिससे कोई भी डिसएग्री नहीं करता कि ये 1 करोड़ मुस्तहिक ख़ानदान हैं जिनको डायरेक्ट हुकूमत कैश ट्रांसफ़र की सूरत में मदद करती है। ये बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, मकामी सतह पर भी सब मानते हैं कि ये 1 करोड़ ख़ानदान हैं, 1 करोड़ अफराद नहीं, 1 करोड़ ख़ानदान हैं जिसकी हुकूमत मदद करती है। तो सिर्फ ये एक मिसाल है। तो जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल में ये कारकर्दगी की, मगर आगे सफ़र अभी बाकी है और ये जो मौजूदा बजट जो आपके सामने इस ऐवान के सामने ज़ेर बहस है, अंडर कंसिडरेशन है, उसका मकसद यही है कि हम आइंदा साल में इंशाअल्लाह ये जो हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया है इसको भी कंसोलिडेट करें, इसके गेंस भी लूज़ ना करें, इसको मज़ीद मुस्तहकम करें, मगर साथ साथ आवाम को जो रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी करें और अपनी मईशत की सिमत उस रिफॉर्म्स का जो एक सफ़र है उसको भी जारी रखें ताकि हमारी मईशत में जो रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, हमारी डॉलर कमाने की सकत जो बढ़ाने की ज़रूरत है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जो सकत बढ़ाने की जो ज़रूरत है और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने की जो ज़रूरत है उसकी तरफ भी मईशत को हम ले जा सकें। तो देखिए वो तभी होगा जब आप अपनी मईशत के अंदर एक्सपोर्ट्स करने की सलाहियत बढ़ाएंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं माजी में कि जब बूम और बस्ट साइकिल हुए हैं तो पहले मुआशी इस्तेहकाम हासिल होता है और जब ज़र मुबादला के ज़खायर कुछ मुस्तहकम हो जाते हैं तो आगे जब मईशत में एक सतह से ऊपर GDP ग्रोथ बढ़ती है तो इम्पोर्ट्स तो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, मगर एक्सपोर्ट्स उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ती और उसके नतीजे में हम फिर से फॉरेन एक्सचेंज के एक क्राइसिस में आते हैं। तो इस दफ़ा आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा है कि हमारा ये हदफ है कि इंशाअल्लाह ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम हो, मगर वो सिर्फ तब होगा जब हम सस्टेनेबली अपनी एक्सपोर्ट्स कमाने की सलाहियत बढ़ाएंगे और ऐसी मुआशी ग्रोथ लेके आएंगे जो कि ना सिर्फ सस्टेनेबल इस सूरत में हो जो मैंने आपके सामने बयान की, मगर इंक्लूसिव हो, ऐसी मुआशी ग्रोथ हो जिससे हर पाकिस्तानी शहरी मुस्तफ़ीद हो, हर पाकिस्तानी शहरी की ज़िंदगी में असर पहुँचे, उसका फ़ायदा पहुँचे। और इस हवाले से इस बजट का एक क्रिटिकल जो पहलू है वो टैरिफ रिफॉर्म्स है, जिसके नतीजे में 5 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्शन काफ़ी नीचे आएगी। पाकिस्तान में कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी में खातिर ख्वाह कमी आएगी और इस 5 साल के प्लान के नतीजे में 5 साल के बाद
कस्टम ड्यूटी की मैक्सिमम स्लैब 15% होगी, रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी और पहले साल में बिलखसूस इसका बुनियादी इन्हिसार जो है वो रॉ मटीरियल पर है, वो मशीनरी पर है, ताकि हमारी जो यहाँ पर इंडस्ट्री है वो सस्ता रॉ मटीरियल ख़रीद सके, वो सस्ती मशीनरी ख़रीद सके, वो अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर सके, वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सके। जो हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं वो भी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जो ट्रेडिशनली नॉन एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं उनको भी हम एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स बनाएं। मगर साथ ही साथ जनाब स्पीकर इसी ही बजट के अंदर फिर से अपनी जिम्मेदाराना फिस्कल जिम्मेदारी का भी मुजाहरा करते हुए, मगर साथ ही साथ चादर देकर पाँव फैलाते हुए आवाम को रिलीफ देने के लिए भी मैं 3-4 बातें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया कि मौजूदा माली साल में 460 अरब रुपए से बढ़ाकर 592 अरब रुपए कर दिया गया था, अब उसको मजीद 592 अरब से 716 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया है इस मौजूदा बजट में, जिससे मैं फिर से दोहराऊंगा कि 1 करोड़ मुस्तहिक ख़ानदान हैं जिनको डायरेक्ट ये मदद पहुंचती है। साथ ही साथ तनख्वाहों में आपने देखा कि 10% इजाफा किया गया है, जिसमें बुनियादी तौर पर ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं और इसमें ज़्यादातर लोग 1 से 16 ग्रेड में होते हैं और ये वो लोग हैं जिनके वसाइल महदूद होते हैं। तो महंगाई की शरह को मद्देनज़र रखते हुए उससे भी ज़्यादा इजाफा दिया गया है। मौजूदा माली साल की महंगाई की शरह 4.7% है। आइंदा माली साल की महंगाई की शरह की एक्सपेक्टेशन 7.5% है, मगर उसके बावजूद सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह है उसमें 10% इजाफा किया गया है। इसी तरह पेंशन्स में 7% इजाफा किया गया है और अपने वादे के मुताबिक हमने कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बार बार रिपीटेड स्टांस था कि जो सैलरी क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो अपने फेयर शेयर से ज़्यादा वो अपना टैक्स अदा करता है, तो उसमें जब भी हमें मौका मिलेगा हम रिलीफ देंगे। तो वो भी हमने इस साल आपने देखा है दिया है। जो 0 से 6 लाख तक सालाना कमाने वाले हैं हमारे बहन भाई, उनकी तो तनख्वाह पहले ही टैक्स एग्जेम्प्ट थी, मगर जो 6 से 12 लाख तक कमाने वाले अफराद हैं उनकी टैक्स रेट 5% से कम करके 1% कर दिया गया है। इसी तरह जो 12 लाख से तकरीबन 22 लाख तक सालाना कमाने वाले बहन भाई हैं उनका टैक्स स्लैब 15% से 11% तक कम कर दिया गया है और इसी तरह आगे भी स्लैब्स में कमी हुई है, जिसका नतीजा ये है कि तनख्वाहदार तबके में हर शहरी, चाहे वो माहाना 1 लाख तनख्वाह है उसकी, 2, 3, 4, 5 जितनी भी उसकी माहाना तनख्वाह है, उसको इस माली साल में टैक्स में कमी नज़र आएगी। तो जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आपके सामने यही पेश करना चाहता था कि इस साल आप देखेंगे फिर से हम आवाम को जो रिलीफ दे सकते हैं बजट के अंदर, वो भी हमने पेश किया हुआ है और हम शुक्रगुजार हैं दोनों स्टैंडिंग कमिटीज़ के कि उन्होंने हमारे मेजॉरिटी मेजर्स को अप्रूव किया है और कुछ जगहों पर जो मामूली सी इम्प्रूवमेंट उन्होंने हमें सजेस्ट की है उस पर भी हमने उनके साथ ताउन किया है और इंशाल्लाह वो आपके सामने रिपोर्ट की सूरत में आएगी। मगर साथ ही साथ हम ये बैलेंस बरकरार रखेंगे कि जहाँ पर आवाम को रिलीफ दे सकें वो भी दें। IMF का हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारी बुनियाद बना हुआ है हमारी मुआशी इस्तेहकाम का, उसको भी इंशाल्लाह साथ चलाते रहेंगे। जो ओवरऑल इकनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा है, जिसके अंदर एनर्जी रिफॉर्म्स भी हैं, टैक्स रिफॉर्म्स भी हैं, प्राइवेटाइजेशन भी है, उसके ऊपर भी हम ऐवान को इन्फॉर्म करते रहेंगे। मगर साथ ही साथ जिस तरह की हमारी मईशत को अब सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाने के लिए जिस तरह के मेजर्स की ज़रूरत है, जिसमें टैरिफ रिफॉर्म्स एक अहम हिस्सा है, इंशाल्लाह ये चीज़ें भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आइंदा हम जब मईशत को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं तो साथ ही साथ हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ें और हमें आइंदा IMF की तरफ वापस ना जाना पड़े। मैं फिर से जनाब स्पीकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम दिया। जी देखिए, उसके ऊपर जो अब्दुल कादिर पटेल साहब ने बात की जनाब स्पीकर, इसके ऊपर ये एक अहम इशू है और इसके ऊपर मैं अब क्योंकि आपकी इजाज़त से सवाल हो गया तो मैं थोड़ी सी तफसील पेश करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, ये ताकत पावर टू अरेस्ट की पहले ही FBR के पास मौजूद थी, ये सेल्स टैक्स फ्रॉड के मामलात में थी और ये ताकत पहले अनफेटेड पावर इस तरह थी कि मौजूदा कानून में असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खुद ही एक नतीजे पर पहुंचकर, खुद ही एक इंक्वायरी कर एक नतीजे पर पहुंचकर वो गिरफ्तार कर सकता था। हमने उसके अंदर इस फाइनेंस बिल के अंदर एक इम्प्रूवमेंट सजेस्ट की जिसमें ज़्यादा सेफ गार्ड शहरी को दिया गया कि इंक्वायरी पहले असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो
कमिश्नर की इजाज़त के बगैर इनिशिएट नहीं कर सकेंगे और इंक्वायरी की स्टेज पर वो गिरफ्तारी नहीं कर सकेंगे, और इंक्वायरी की स्टेज पर जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है उसको हेयरिंग का मौका मिलेगा। उस इंक्वायरी के नतीजे में अगर वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो कमिश्नर से इजाज़त लेंगे, और कमिश्नर से इजाज़त लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर सकते हैं और उसके दौरान गिरफ्तारी को देखा जा सकता है। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें हिदायत दी कि आप इसको मज़ीद इम्प्रूव करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसके अंदर शहरी के लिए मज़ीद सेफ गार्ड डाला जाए। इसके अंदर सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में फ़ारूक नाइक साहब ने बिलखसूस और कमेटी ने बिलअमूम उन्होंने भी हमारी रहनुमाई की। उन्होंने कुछ सेल्स टैक्स फ्रॉड्स या स्पेसिफिक इंस्टेंसेस उन्होंने सजेस्ट किए कि आप ये कदगने लिमिटेशन डालें कि गिरफ्तारी सिर्फ इन पहलुओं पे हो सकती है, वो भी हमने डाली। मगर अबव एंड बियॉन्ड दैट जो प्राइम मिनिस्टर साहब की हमें हिदायत थी उसके मुताबिक फिर हमने इसको मज़ीद इस तरह स्ट्रेंथन किया, शहरी को मज़ीद प्रोटेक्शन इसमें इस तरह दी कि अब ना सिर्फ इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर अगर अब गिरफ्तारी होगी भी तो वो चंद सेल्स टैक्स फ्रॉड के इल्ज़ामात की इक़साम के ऊपर मुमकिन होगी, और उसका अप्रूवल कमिश्नर नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, 3 मेंबर कमेटी जो कि मेंबर्स ऑफ FBR पर मुश्तमिल होगी, जिसको नोटिफाई FBR खुद करेगा, मगर वो मेंबर की सतह पर 3 मेंबर कमेटी जो है उसको अप्रूव करेगी, वो भी स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में, तो और वो भी एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ऊपर एक रकम अमाउंट का भी है कोई जिक्र? जी 5 करोड़ जनाब स्पीकर, 5 करोड़ से ऊपर के किसी सेल्स टैक्स फ्रॉड का इल्ज़ाम तो 2-3 सेफ गार्ड्स हो गए। इंक्वायरी की स्टेज पर कोई गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर 5 करोड़ से ऊपर के सेल्स टैक्स के फ्रॉड के इल्ज़ाम पर, वो भी सेल्स टैक्स के फ्रॉड की डेफिनेशन की चंद इक़साम पर, उनके ऊपर ही ये मुमकिन होगा, और वो भी एक FBR की 3 मेंबर्स ऑफ द बोर्ड की कमेटी पर मुश्तमिल उसका अप्रूवल देगी। तो ये मौजूदा कानून से खातिर ख्वाह बेहतरी है। इसमें शहरी को सेफ गार्ड भी दिया गया है और वो तवाज़ुन रखा गया है कि एक तरफ FBR अपना काम भी कर सके, इन्फोर्समेंट भी कर सके, मगर सिविल लिबर्टीज़ भी प्रोटेक्ट की जाएँ। तो जनाब स्पीकर इसी के साथ इसको फर्दर अगर एक्सप्लेन करना पड़ा और मेंबरान अगर आपसे कुछ पूछते हैं तो वो इनको यहाँ बैठ के ज़रा सा बता भी। जी जनाब स्पीकर बिल्कुल। और जनाब स्पीकर मैं इस पर एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, वो दे दिया फाटा वाला केस जो है वो इनको ऑलरेडी दे दिया है, बल्कि मैंने आज रिक्वेस्ट की थी असद कैसर साहब आप तशरीफ़ ले आए, असद कैसर साहब तशरीफ़ नहीं लाए। उन्होंने कहा था कि 11 बजे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से टाइम ले दें ताकि वो फाटा का इशू डिस्कस मेंबरान करना चाहते हैं। तो असद कैसर साहब तो नहीं है, यहीं पे 5 मिनट आप तशरीफ़ रखिएगा, और जो आपका कंसर्न है लिख के भी भेज दिया फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, अभी बात कर लीजिएगा आप इनके साथ। जी वाइंड अप करें बिलाल जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। तो जनाब स्पीकर ये जो मैंने आपके सामने बात पेश की पावर टू अरेस्ट के मुतल्लिक, ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में हमारा तकरीबन नतीजा, आज हमारी आखिरी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में मीटिंग है जिसमें उनकी रिकमेंडेशंस फाइनल हो जाएंगी। नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने और कमेटी ने यह फैसला किया था कि जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी से एक ड्राफ्ट बन के आएगा जिसके सेलियंट फीचर्स मैंने आपके सामने रखे, वो उसी को डिस्कस करेंगे और फैसला करेंगे। और जो इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स इस ऐवान में मौजूद हैं, सेनेट में मौजूद हैं जी, फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस में जी हम अवेलेबल हैं कि उनको भी समझाएं और इंशाल्लाह आगे समझाते रहेंगे। तो आखिर में जनाब स्पीकर मैं फिर से जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इस ऐवान का, ऑनरेबल सेनेटर्स का और दोनों स्टैंडिंग कमेटीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मुआशी इस्तेहकाम और ग्रोथ का जो हमारा बजट है इंशाल्लाह ये ऐवान अप्रूव करेगी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जी।